क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है अ पैरेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू फ्लाई वर्टिकली अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव सी लेवल, हाउ मच वर्क डज इट टू डू सो। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा उनका 3000 और यहीं पर वो पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा चीज़ें देखना भी है बेटा। देखो, जब पैरेट यानी कि तोता जो घर में पाला जाता है, जब वो उड़ता है ना बेटा, तो अपने पंख से वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। जब वो पंख ऐसे ऐसे मारता है ना, तो यानी नीचे की साइड में फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। समझो ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है। वो नीचे की तरफ फोर्स भले लगाता है, लेकिन वो जाता कहाँ है, वो डिस्प्लेस तो आगे की तरफ होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट उसका आगे की तरफ है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और जहाँ पर ऐसा हो जाता है कि फोर्स आप एक तरफ लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो रहा है और बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो वहाँ पे बेटा वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला बनता है जो मैंने आपको बताया था कि F इंटू में D cos थीटा। ठीक है, cos थीटा होता है, थीटा यहाँ पर क्या है 90 है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू भी बताया था 0 होती है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू में D इंटू में 0। F की वैल्यू आपकी 10 है यहाँ पर, D की वैल्यू 300 है और cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। तीनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कह सकते हो, वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डज नो वर्क, कि फिजिक्स के नज़रियात के हिसाब से पैरेट ने कोई भी काम नहीं किया है। समझ रहे हो अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच किलो वाट आवर। बता देता हूँ, देखो आसान है। देखो 1 किलो वाट आवर जो होता है, ये होता है 3.6 इंटू में 10⁻⁶ जूल। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ प्रीडिफाइन है, पहले से बुक में लिखी है और आपको ये पता भी होना चाहिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि 1 जूल कितना होगा, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को नीचे की साइड ले आओ, तो 1 अपॉन में 3.6 इंटू में 10⁻⁶ किलो वाट आवर। समझ रहे हो ना, इसको नीचे की साइड ले आए। अब इसको अलग अलग कर लो, हो जाएगा 1 अपॉन में 3.6, समझ रहे हो, इंटू में 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 जूल। अब इस चीज़ को अलग से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 10 को 36 से डिवाइड करोगे, आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, तो आंसर आएगा 2.27777 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इंटू में 10⁻⁶ किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 जूल। अब वही चीज़ है कि 7 आगे रहेगा ना, थर्ड पॉइंट से राइट हैंड साइड में जो थर्ड गिनती है ना, उसके अबाउट इसको क्या कर दिया गया है, राउंड ऑफ कर दिया गया है। तो जब थर्ड गिनती को राउंड ऑफ करेंगे तो फोर्थ गिनती देखेंगे, अगर फोर्थ गिनती 5 या 5 से बड़ी है तो थर्ड गिनती पे क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। ये आपका थर्ड गिनती है जिसमें मैंने सर्किल किया है, इस पर 1 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.278 इंटू में 10⁻⁻6 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा है, 1000 वाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। ये भी समझ लो, ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, समझना। देखो 1 मेगावाट जो होता है, ये होता है 10⁻⁶ वाट के बराबर। ठीक है, समझ गया ना। तो अब समझना, हमको यहाँ पर 1000 वाट की वैल्यू पता करनी है, तो 1000 वाट का मतलब क्या होता है, 10⁻3, यही तो होता है ना। तो देखो, यानी 1 वाट, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 1 वाट कह सकते हैं कि 1 अपॉन में 10⁻⁶ मेगावाट, ये कह सकते हैं। हमको पता किसकी करनी है, 1000 वाट की। तो
यहाँ पे 1000 वाट की पता लगानी है ना, 1000 वाट की, 1 वाट की हमारे पास वैल्यू है मेगावाट में, इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/10⁶ इंटू में 1000। सॉल्व कर लो, समझ रहे हो ना। अब देखो 1000 से 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻6 है, तो 3 0 से 3 पावर कट जाएगी यानी 10⁻³ आ जाएगा। 1/10⁻³ का क्या मतलब है, 1/10⁻³ का क्या मतलब है 1/1000, या तो अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10⁻3 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो 10⁻³ बन जाएगा, ठीक है। यानी 10⁻³ ये आपका मेगावाट में था, लिख लो, ये किस में था आपका मेगावाट में था, यानी 10⁻³ मेगावाट ये बराबर हो जाएगा आपका 1000 वाट के बराबर में, समझ रहे हो। ओके अच्छे से, तो 1000 वाट कितना हो जाएगा 10⁻³ मेगावाट। ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है फॉर अ गिवन मास एंड वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इफ। कह रहा है कोई एक पर्टिकुलर मास और वेलोसिटी अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए मास m है और वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा पहले बताओ। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 12mv²। अब क्वेश्चन में कहा है कि अगर, ठीक है, मास को 4, यहाँ पे 4 टाइम्स होगा, सही से लिख लो, ठीक है। अगर मास को 4 टाइम्स बढ़ाया गया पार्ट 1 में और 1/2 टाइम्स वेलोसिटी को बढ़ाया गया है, ठीक है, यानी अब समझो अब मास कितना हो गया है m' कितना हो गया है, ये वाले जो इनिशियल मास है उसका 4 टाइम्स यानी 4m, और वेलोसिटी कितनी हो गई जो सेकंड केस में कह रहा है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना इसका 1/2 यानी 1/v, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कितनी हो जाएगी, हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, कह रहा है इसमें से कौन सी केस में काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, यानी 12mv² ही आना चाहिए, ये तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12m' v' का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 12 इंटू में m' की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4m है रखा हमने, v' की वैल्यू कितनी है 1/2v है, तो 1/2v का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12 इंटू में 4m इंटू में 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और साथ में v², 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया 12mv²। यानी देखो जो फर्स्ट वाले केस में था वही आपका इसमें भी आया है, यानी अगर मास को आप 4 गुना कर दो इनिशियल मास का और वेलोसिटी को अगर 1/ यानी आधी कर दो इनिशियल वेलोसिटी का, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर देन रेशियो ऑफ इट्स इनर्शिया। अब देखो बेटा, इनर्शिया बेसिकली मास को कहते हैं, अगर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आप देखो तो वहीं पर बता दिया गया था कि इनर्शिया बेसिकली मास को कहते हैं और मास आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। मास आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है, यानी ये कभी बदलता नहीं है, सेम रहता है। तो चाहे आप ग्राउंड पे रखो किसी चीज़ को, चाहे 5 मीटर ऊपर ले जाओ, चाहे 100 मीटर ऊपर ले जाओ, इनर्शिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी उसका रेशियो नहीं बदलेगा, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। और जब वैल्यू नहीं बदलेगी यानी दोनों जगह रेशियो, दोनों जगह वैल्यू क्या होगी सेम होगी, चाहे ग्राउंड पे रखो चाहे 5 मीटर ऊपर रखो, और जब दोनों जगह वैल्यू सेम होगी तो उसका जब आपस में डिवाइड करोगे तो रेशियो कितने का आएगा 1:1 का ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनर्शिया नहीं पूछ रहा था आपसे, इनर्शिया का रेशियो पूछ रहा था दोनों केस में, कि पहले जो ग्राउंड पे रखेंगे तब क्या होगा और जब 5 मीटर ऊपर उठा दोगे तब क्या होगा। तो जब मास चेंज ही नहीं हुआ तो उसका रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:1 का होगा। ओके अच्छे से। नेक्स्ट देखो, लिखा व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी सो एज टू डिस्प्लेस इट थ्रू 20 मीटर परफॉर्मिंग 8000 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। समझिएगा बेटा, आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। आपको बेसिकली वर्क डन दिया है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है
फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन दिया है 8000 जूल। ओके, फोर्स कितना दिया है, फोर्स आपको पता करना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। फोर्स यहाँ से निकाल लो, 20 को इधर ले जाओगे, 20 मीटर दिया था बेसिकली, तो 8000, ठीक है, अपॉन में यूनिट वगैरह का ना भी लिखो तो चलेगा, 8000 अपॉन में 20, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, साथ में 2 0, तो फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा 400। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट न्यूटन में होता है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको मत लगा देना, 400 जूल दिया है, यूनिट वगैरह पे भी ध्यान देना, ठीक है, यूनिट पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया ज़रा देखिए। दिया कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच अ क्रेन कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 400 टन व्हेन अ मोटर ऑफ 1000 वाट इज ऑपरेटिंग फॉर 20 सेकेंड। आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या लगेगा, पावर का फॉर्मूला लगेगा। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। और मैंने आपको अभी बताया था इसी वीडियो में कि वर्क डन और एनर्जी हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो वर्क डन की जगह हम एनर्जी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो हाइट वगैरह भी दिया है, यानी हाइट वाइट पूछ रहा है। और जब भी किसी भी वर्क डन में या एनर्जी के टर्म में कहीं भी हाइट आ जाए तो समझ लेना यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट अपॉन में टाइम, ठीक है। वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। पावर कितना दिया है, 1000 वाट दिया है। मास कितना दिया है, मास कितना दिया है बताओ, 4 टन दिया है। और 1 टन में कितना होता है बताओ, 1 टन में आपका 1000 किलो होता है, यानी 1000 kg। तो मास कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 1000। समझ रहे हो अच्छे से, ओके। जी की वैल्यू हमेशा 10 लेते हो। अगर 9.8 दी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तब तो वो लोगे, अगर नहीं दी है तो जी की वैल्यू हमेशा 10 लोगे। यहाँ पे चाहे लिख लो, जी इज इक्वल टू क्या लोगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाइट आपको पता करनी है, टाइम कितना दिया है आपको, टाइम दिया है 20 सेकेंड, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो सब कुछ इधर शिफ्ट करो, 1000 इंटू में 20 ऊपर जाएगा और बाकी ये तीनों चीज़ें नीचे आ जाएंगी। 4 इंटू में 1000 इंटू में 10 इज इक्वल टू h। 1000 से 1000 कटा, 0 से 0 कटा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। हाइट कितना है आपका, 1/2 मीटर है। तो यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 साथ में मीटर, ठीक है। तो हाइट कितना आ गया आपका, 0.5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है द बुलेट वेइंग 1000 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम द बैरल ऑफ एन एयर गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब देखो जो एयर गन होती है ना, उसके अंदर बुलेट होती है, उसके अंदर स्प्रिंग भी लगी होती है। तो जो रिलीज के वक्त बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, समझना मेरी बात, समझ लो, थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, समझना, ठीक है ना। ये आपकी गन है, तो यहाँ पर मान लो गोली है इतनी बड़ी, ठीक है, और यहाँ पे मान लो स्प्रिंग लगी है ऐसे। देखो आपने ऐसे चलाया इसको, ये आपकी बुलेट है और ये आपकी स्प्रिंग है। तो जैसे ही आपने फायर किया, जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होगी इस वक्त, अब जाहिर सी बात है फायर करते ही बुलेट क्या होगी, मोशन में आ जाएगी। तो जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होगी इस वक्त, वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने के लिए मास, ग्रेविटी और हाइट दिया होना चाहिए। यहाँ पर हाइट और मास का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। मास तो फिलहाल दिया भी है, ग्रेविटी दिया है ना, तो हाइट दिया है। यानी आप बेसिकली क्या करोगे, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे और उतनी ही एनर्जी इस स्प्रिंग में भी होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में,
ठीक है, तो आप निकाल लेते हैं सीधा सीधा। अब सीधे सीधे क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बराबर। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ मास कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके कर दिया। वेलोसिटी कितनी दी थी, 4 मीटर पर सेकंड दी थी, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो हो जाएगा हाफ इंटू में 100 अपॉन में 1000 इंटू में 4 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 16। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे, आंसर कितना आएगा 8 अपॉन में 10। पीछे से गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8 जूल। ओके, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या लिखा है। लिखा है अ बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ x जूल इफ द मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस 49 टाइम्स डिटरमाइन इट्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। आसान क्वेश्चन है। देखो लिखा है अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी x जूल है तो ठीक है समझना, यानी अगर इस बॉडी का मास मैं m मान लूँ और वेलोसिटी v मान लूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। यही कह रहा है जो काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू x दिया है, तो आप मान लो कि x है, तो x इज इक्वल टू हाफ mv² हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ कह रहा है कि उसके मास को 49 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, यानी आपको जो उसका मास दिया है यानी m डैश दिया है उसको कहा गया है कि 49 टाइम्स ऑफ इनिशियल मास है, यानी 49 टाइम्स m का है। तो कह रहा है इसका जो v डैश होगा वो कितना टाइम्स v का होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो निकाल लेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो के ई डैश हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डैश, वो हो जाएगा हाफ m डैश v डैश का स्क्वायर। समझ रहे हो अच्छे से। ओके, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को कुछ नहीं करना, बस दोनों को सिंपली उठा के डिवाइड कर दो और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो के ई अपॉन में के ई डैश इज इक्वल टू हाफ mv² अपॉन में हाफ m डैश v डैश का स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ कट गया। अब देखो, अब आपको जो वैल्यू दी है ना उसको पुट कर दो। अब समझना, के ई आपको कितना दिया था, x दिया था, तो आपने x पुट कर दिया अपॉन में के ई डैश। अब देखो, अब समझना के ई डैश, अब देखो ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। आपसे कहा था कि के ई डैश यानी जो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो सेम रहनी चाहिए, यानी के ई डैश भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कह ही दिया है कि दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी के ई डैश भी x के बराबर हो गया। इज इक्वल टू हो जाएगा mv² अपॉन में m डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो m डैश की वैल्यू कितनी है 49 है, रख दो 49 साथ में v डैश का स्क्वायर। ठीक है, x से x कटेगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 यहाँ पे बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को जाके 49 v² से मल्टीप्लाई करेंगे 49 v डैश स्क्वायर से, तो 49 v डैश स्क्वायर ही आएगा। इज इक्वल टू m, अच्छा यहाँ 49 m था, देखो m डैश क्या था 49 m था, तो यहाँ पर m भी होगा, ध्यान रखना। ये इसको मैं काट के फिर से लिख देता हूँ, 49 m v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m v²। ठीक है ना, समझ गया कि नहीं। अब देखो समझना अच्छे से, m से m कट गया, अब दोनों साइड स्क्वायर लगा है, तो इस 49 को भी तो हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 7 v डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होगा, v डैश का स्क्वायर है तो इसको दोनों को मिला करके लिख दिया 7 v डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v²। ठीक है, दोनों साइड से स्क्वायर कटा, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 को v के अपॉन में भेज दोगे तो हो जाएगा 1/7v। समझ रहे हो, यानी जो v डैश होगा, यानी जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी की 1/7 टाइम्स हो जाएगी। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, 1/7 टाइम्स द ओरिजिनल वेलोसिटी। समझ में आया बेटा अच्छे से? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है a heart of rabbit beats 100 times in a minute when a box chases it, during which the work performed is 1.5 joule. Find the power of the heart. आसान क्वेश्चन है। पावर का बेटा सिंपली फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, अब देखो पावर इज इक्वल टू वर्क डन आपको दिया है 1.5 जूल, टाइम आपको डायरेक्ट नहीं दिया है। कह रहा है अगर 100 बार धड़केगा तो 1 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तो थोड़ा मैं साइड में बता देता हूँ। अगर 100 बार धड़कने पे ये 1 मिनट का समय लेता है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब टाइम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेकंड में ही लेंगे, क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। ठीक है, अगर 100 बार धड़कने पे ये 60 सेकंड का टाइम लेता है, तो एक बार धड़कने पे ये कितने सेकंड का टाइम लेगा? 60 अपॉन में 100, इतना ही तो लेगा ना। और जो एक बार धड़केगा, जितने एक बार धड़कने के लिए जितना ये वक्त ले रहा है, उसी को हम यहाँ पे रखेंगे टी की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो 60 अपॉन में 100, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू में 100 अपॉन में 60। पॉइंट हटेगा नीचे, 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। आंसर कितना आया? 5 अपॉन में 2। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 वॉट। समझ रहे हो? यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखा है अ बॉडी पोजेसेस अ लीनियर मोमेंटम ऑफ 20 kg मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ 2 kg। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी का मोमेंटम दिया है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो बेटा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन है, आप उसको याद कर लो। ठीक है, चलिए मैं रिलेशन बता देता हूँ, उसके बाद इसको डिराइव भी करा देते हैं। यहाँ पे आसान है, देखो कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम को हमेशा पी से दिखाते हैं, अपॉन में 2m, ये होता है। अच्छा ये आया कैसे देख लो, समझो आसान क्वेश्चन है। मोमेंटम होता है बेटा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो, अब आप क्या करोगे, आप समझो। मैंने आपको रिलेशन बता दिया, बस इसको ड्राइव करके बता रहा हूँ कि आया कैसे। मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या करो ना, इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू निकाल लो। तो अगर यहाँ से आप v की वैल्यू निकालोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? p अपॉन में m इज इक्वल टू वी आएगा। और इस v को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, इस v को वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू में m इंटू में v की जगह पर p अपॉन m पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर करेंगे, यही तो करेंगे ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू में m इंटू में p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन में 2m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? p स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है बेटा, मैंने कोशिश की है यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आता तो एक बार और देख लेना। ओके, मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया है, अगर डेरिवेशन देखना चाहो तो ऐसे करेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। पहले इन दोनों का फॉर्मूला लिख लो, यहाँ से v की वैल्यू निकालो, उठा के इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम पता कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर अपॉन में 2m, यही होता है ना। अब देखो p यहाँ पे कितना दिया है? 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 इंटू में m कितना दिया था? 2 दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 100 ज़ा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 जूल। क्लियर है अच्छे से? ओके
समझ में आया ना बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या क्वेश्चन था? अगर आपको ये रिलेशन पता है तो कर लोगे, अदरवाइज फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। देखिए 27 कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? लिखा है अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ पिंग पोंग बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। ऑन इट्स रिलीज इट फ्लाइज विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय स्प्रिंग। इस तरीके क्वेश्चन एक किया है बुलेट वाला। आपको यहाँ पे सारा मटेरियल काइनेटिक एनर्जी निकालने वाला दिया है, ठीक है, यानी जो भी आपको दिया है, और आपसे पूछ लिया है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी बेटा जितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी बाद में होगी किसी भी मटेरियल की, ठीक है। तो आप निकाल लो सीधा सीधा, काइनेटिक एनर्जी निकालने हैं उतनी ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। हाफ m कितना दिया था 100 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम होती है। वेलोसिटी कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हाफ, ठीक है, 100/1000 इंटू में 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, ठीक है। अब देखो 2 0 से 2 0 यहाँ गया, 1 0 से 1 0 यहाँ गया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 20 जूल। 20 जूल अगर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी 20 जूल होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 250 न्यूटन while a pulley lifts a same load on his head. If the height of weight lifter and the pulley is same, compare the work done. बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो समझना, ठीक है। जब बेटा एक वेट लिफ्टिंग कंपटीशन होता है ना ओलंपिक में, जब एक वेट लिफ्टर आपका उठाता है वेट, तो वो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाता है जो भी उठा रहा है, ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग जो मशीन तो नहीं कहेंगे, डंबल होता है, बड़ा सा डंबल, तो वो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाता है और उसको उठाता भी ऊपर की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो इस केस में जो भी आपका वो होगा उसको क्या कहते हैं, वर्क डन, वो क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुली के केस में ऐसा नहीं होता है, समझो। कुली आपका वज़न जो है वो ऊपर की तरफ उठाता है, यानी जब फोर्स लगाएगा वो अपने सर पे रखे हुए वज़न को ऊपर की तरफ ठेलेगा और चलता वो आगे की तरफ है। अब उसका समझ रहे हो कि नहीं, फोर्स वो ऊपर की तरफ लगाता है और चलता वो खुद है आगे की तरफ, यानी दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। फोर्स वो ऊपर की तरफ लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट वो खुद करता है, ठीक है। तो इसका जो वर्क डन हो जाएगा ये हो जाएगा F इंटू में D कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना है 90 डिग्री है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो वर्क डन भी फाइनली कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर वर्क डन फोर्स 0 आ रहा है कुली के केस में, और यहाँ पर वर्क डन कितना आ रहा है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिर सी बात है वेट लिफ्टर का वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्क डन बाय वेट लिफ्टर इज मोर। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है कंस्ट्रक्शन होल्ड्स अ हैवी टूल बॉक्स। कंस्ट्रक्शन वर्कर होल्ड्स अ हैवी टूल बॉक्स, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ वर्कर। कह रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर ने बहुत ही एक हैवी टूल बॉक्स को सिर्फ पकड़ा हुआ है, समझना मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ पकड़ा हुआ है, चल बल नहीं रहा है। तो कह रहा है क्या वर्क डन होगा। तो बेटा जब वो चला ही नहीं, जब वो कंस्ट्रक्शन वर्कर चला ही नहीं, यानी उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ना उसका हुआ ना बॉक्स का हुआ, तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है द फिगर शोज, यहाँ पे एक फिगर बना था बेटा जिसमें एक लड़की उड़ रही है, मैं बना देता हूँ अपनी तरीके से, ठीक है। और उसके हाथ में जो है 5 बलून थे ऐसे करके, 1 बलून 2 बलून 3 बलून
4 बलून और ये 5 बलून। ठीक है, यहाँ पे एक लड़की उड़ रही थी हवा में और उसके हाथ में 5 बलून थे, मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। फॉर 12 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल, हाउ मच वर्क डन। सिंपल सा है बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू में D कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा लिख लो। एफ डी और कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको दी हुई है। फोर्स कितना दिया है देखो, 1 न्यूटन का दिया है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। इस 5 से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये बस आपको गुमराह करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। थीटा आपको दिया है 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू अभी आपको बताया था इस वीडियो में की शुरुआत में 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/2 आपने लिख लिया। 2 1 जा 2 6 जा, तो वर्क डन कितना आ गया 6, साथ में जूल। समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, 6 जूल कहाँ मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसको सही कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो, फॉर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। बहुत आसान है बेटा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ, वो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर फाइनल वेलोसिटी मैं v मान लूँ और इनिशियल वेलोसिटी u मान लूँ, तो फार्मूला बनेगा 12 mv² माइनस में 12 mu²। अजम्पशन लेट कर लेना, मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी को v माना है, इनिशियल को u माना है। ठीक है, दोनों में से 12 m कॉमन ले लो, यहाँ पर v² बचेगा, माइनस में यहाँ u² बचेगा। यही आपका रिलेशन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला ये होगा सिंपली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। द एनर्जी कन्वर्जन व्हेन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। आसान क्वेश्चन है, ये वैसे बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। ये आपका पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन यानी यहाँ तक जाएगा, मान लो यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये आपको इसको एज आप ग्राउंड मानोगे। ठीक है, यहाँ पे हाइट मान लो h है। तो यहाँ पर मेन पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और फिर धीरे धीरे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी इसका कन्वर्जन कहाँ से कहाँ हो रहा है, काइनेटिक से पोटेंशियल में हो रहा है। ठीक है ना, जब भी ये मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी तक ये जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि वेलोसिटी डबल हो गई है, तो यानी 12 m, वेलोसिटी कितनी हो गई है, डबल हो गई, यानी 2v हो गई है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 12 m, 2v का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, साथ में v²। 4 को आगे भेज दो तो हो जाएगा 4 इंटू में 12 mv²। ठीक है, समझ रहे हो ना। और mv² क्या था, देखो mv² क्या था, आपका काइनेटिक एनर्जी था, यानी काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगी 4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये के ई डैश हो जाएगा, रख लो सही से, ये भी के ई डैश होगा, ये भी के ई डैश होगा, और ये भी के ई डैश होगा। यानी शुरू में जो 12 mv² था, स्पीड को डबल करने पे अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, उसी 12 mv² का 4 गुना। यानी अगर आपने स्पीड बढ़ाई है और मास को कांस्टेंट रखा है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिकम 4 टाइम्स, 5 टाइम्स नहीं, बिकम 4 टाइम्स। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसको थोड़ा सही से रख लो, हिल गया है ये। देखो क्या लिखा है।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी गिवन डिपेंड्स अपॉन द, अब देखो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी का आपको अभी एक रिलेशन बताया था ना, p²/2m, p आपका मोमेंटम है, m आपका मास है, तो इन चीज़ों में से किस पर डिपेंड करेगी बताओ, मोमेंटम पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। ओके, ऑन तो डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड कर सकती है, कैसे कर सकती है देख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², और v क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, अगर उठा के यहाँ पर पुट कर दो v की जगह पर तो क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू में d अपॉन में t का होल स्क्वायर, तो d पर भी डिपेंड कर सकती है, लेकिन इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो हम वो चीज़ उठाएंगे जो रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है, इसको तो हमने निकाला है ना, ये तो कुछ ऑलरेडी चैप्टर में दिया हुआ है, क्लियर है अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।